हम मना रहे हैं अपनी 75वीं इंडिपेंडेंस डे और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मुझे लगा हमें किस चीज से आजादी चाहिए। खास तौर पर जब बात पैसों की होती है तो हमें पैसों की चिंता से आजादी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चिंता है कि हम जो कमा रहे हैं क्या वो काफी है, हम जो बचत कर रहे हैं क्या वो काफी है, क्या हम जो निवेश कर रहे हैं क्या वो काफी है। तो इन चिंताओं से आपको कैसे आजादी मिल सकती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो में दो खास मेहमान हैं जो कि पर्सनल फाइनेंस के स्पेस में सितारे हैं और लोगों को गाइड करते हैं अपने निवेश को लेकर के। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी धीरेन्द्र कुमार, सीईओ है वैल्यू रिसर्च के। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। और साथ ही में राधिका गुप्ता एडलवाइस की सीईओ हैं और साथ ही में राधिका गुप्ता बहुत ही सिंप्लीफाई करती हैं आपके निवेश को, आपके निवेश की जर्नी को, और शानदार प्रोडक्ट्स तो ईडलवाइस लेकर आता है ही। तो आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। आई एम फीलिंग प्रिविलेज कि आप दोनों ने वक्त निकाला एक साथ। दो सितारों को एक साथ पकड़ना मुश्किल होता है, तो थैंक यू सो मच। धीरेन्द्र साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। जब बात करते हैं फाइनेंशियल आजादी की, तो आपके लिए इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि चिंताएं बहुत हैं, कोविड ने बहुत कुछ बदल दिया है। जो हम बचा रहे थे और निवेश कर रहे थे उसको एक रीथिंक करने का भी समय लग रहा है। आपके लिए इस समय में फाइनेंशियल आजादी का मतलब क्या होगा? मेरे लिए तो मतलब हमेशा यही रहा है कि अपने जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है उससे कम में मैं थोड़ा काम चला पाऊँ तो मैं मुझे आज़ादी मिलती है। और मुझे लगता है यही चीज़ सबके लिए लागू होता है। और ये लोगों को लगता है कि ये कोई ख़ास रकम है जिसके बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आज़ादी मिल जाएगी। वो कोई ख़ास रकम नहीं है। ये हर एक व्यक्ति के लिए ये अलग-अलग रकम हो सकता है। अपनी ज़रूरत अपने आप जो पुरानी कहावत है कि अपना पाँव उतना ही फैलाइए जितनी बड़ी आपकी चादर है, तो आपके पास हमेशा और थोड़ा-सा कुछ सरप्लस बच जाए। यही आपको आज़ादी देगा और यही इसका सीक्रेट है। और उसके बाद फिर 1-2 और स्टेप लेना जिसमें कि आपका बचत ही काफ़ी नहीं है, बचत को थोड़ा बढ़ाएँ, बचत आपका थोड़ा मेहनत करे। और ये पर्सनल फाइनेंस का ये बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशन है कि इसमें आपको बहुत कम करना होता है। ये एक बहुत लंबा लिस्ट है जो कि आपको नहीं करना है। तो हमेशा आपको लगता है कि अचीव करने के लिए आपको ये करना चाहिए। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। अगर ये आप लिस्ट बना के चले तो मुझे लगता है आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे और आपको क्लैरिटी होगा। और जो भी गलती करना है फटाफट करके अपने करियर के शुरुआत में जब गलती जो जो भी करना है वो जल्दी-जल्दी छोटे रकम में आपको करके और वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि शायद ये जो गलतियों से सीखने का जो क्रम है वो ये एक ऐसा ऐसा इलाका है जिसमें कि जहाँ बहुत लालच होता है, जहाँ बहुत डर लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, बहुत आसानी से ये बढ़ जाता है, कभी बहुत आसानी से ये कम हो जाता है। तो लोगों को ये एक्सपीरियंस करके ही आप सीख सकते हैं। मुझसे आप बहुत कम सीखेंगे, ये इसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, अपनी गलतियों से सीखे। और मुझे ये लाइन अच्छी लगी धीरेन्द्र जी ने जो कहा कि मैं जब बचा लेता हूँ कुछ तो वो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है ये हम सबको जो है ना कहीं अपने खर्चों को कंट्रोल करने में एक मंत्र ये रखना चाहिए। मुझे लगता है ये कंजूसी नहीं है, ये बस है कि हम ज्यादा वाइज हों अपने पैसों के साथ, बहुत जरूरी है। हाय राधिका, राधिका आप बताइए आपके लिए फाइनेंशियल आजादी का क्या मतलब है, आप इसे कैसे डिफाइन करती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो पैसा हम कमाते हैं, वो ना हम किसी कॉन्टेस्ट के लिए कमाते हैं, कोई रैट रेस नहीं है कि किसने ज़िंदगी में कितना कमाया। लेकिन जो आप पैसा कमाते हैं, क्या वो आपको सुख देता है जीवन में? और क्या वो आपको आपके जो भी सपने हैं, चाहे वो घरेलू सपने हों या प्रोफ़ेशनल सपने हों या बिज़नेस शुरू करने के सपने हों या बच्चों के मुताबिक सपना हों, वो सपने पूरा करने की आपको क्षमता देता है। तो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम, आज़ादी का ये मतलब है कि जो भी आप कमाते हैं, उसमें आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। ये मेरे लिए आज़ादी है। एक्चुअली दिस इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। और जैसे कि धीरेन्द्र ने कहा, इसमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं है कि मैंने इतना रिटर्न कमाया, आपने उतना रिटर्न कमाया। ये कोई नंबर नहीं है जो मुझे क्रॉस करना है कि मुझे इतने किलोमीटर भागना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपकी कमाई है, आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, क्या आप अपने मेजर लाइफ के गोल्स पूरे कर सकते हैं? क्या थोड़ा-सा आप अपने पैसे को बचाते हुए एन्जॉय भी कर सकते हैं? क्योंकि एटलीस्ट कोविड ने तो मुझे सिखाया है कि ज़िंदगी बड़ी अनसर्टेन है, थोड़ी-सी उसे एन्जॉय भी करें। तो आप क्या थोड़ा बचा सकते हैं और अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं?
क्या थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, और ये सब करते हुए ये जो पैसे का वो है ये आप पे हावी ना हो, रोज का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। पैसा एक ऐसी चीज है जो विच इनेबल्स लाइफ, इट शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ डे टू डे स्ट्रेस इन लाइफ। अगर आप ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो खुशी लाए आपके लिए, टेंशन ना क्रिएट करे। राधिका ने अभी कोविड का जिक्र किया। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोविड की क्या सीख रही है जब पैसों की बात होती है? तो आपको क्या लगता है कोविड ने क्या सिखाया? क्या कुछ पैसों के रूल्स जो हम फॉलो करते थे कि आप इतना सेव कीजिए, इतना इन्वेस्ट कीजिए, उस वो कुछ बदला है? इमरजेंसी फंड का साइज कुछ बदला है? क्या सिखाया है कोविड-19 ने हमें? बड़े तौर पे, अगर ऊपरी तौर पे अगर देखा जाए तो दो बड़ी सीख है कोविड से। एक तो जो आपको मैक्रो लेवल पे जो समझ में आता है कि आप कुछ भी प्लान कर लें, सब कुछ अनिश्चित है और ऐसा कुछ हो सकता है। और जो हम हमेशा कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट एक्सपीरियंस, आप किसी से कोई सबक नहीं ले सकते हैं। भविष्य बहुत अनिश्चित हो सकती है और उसकी तैयारी करनी चाहिए। भरपूर तैयारी करें और वो भी शायद काफ़ी नहीं हो, लेकिन अगर कोई तैयारी ही नहीं हो तो वो तो बिल्कुल ही डिज़ास्टर हो सकता है। दूसरा चीज़ जो कोविड से एक बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को एक्सपीरियंस हुआ कि आप नियर टर्म भविष्य भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से बाज़ार 40% गिर गया था रफ्तार से, और जब तक लोग संभल पाते या सोच पाते तब तक वो अचानक बढ़ गया। गिरने का नाम ही नहीं ले रहा और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये अब गिरना चाहिए, तब गिरना चाहिए। तो आप बड़ी चीज़ें, छोटी चीज़ें, हम लोग गेस करना चाहते हैं कि बाज़ार कहाँ जाएगा, इकोनॉमी कहाँ जाएगा, और पूरा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जो आपकी मदद कर रहा होता है कि आप इसको गेस करें और उस पे ही आपका सफल होना निर्भर करता है। और लोगों को अब पता चला होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको कंट्रोल कीजिए जो आपके हाथ में है। आप क्या कमाते हैं, क्या बचाते हैं, आपके पास काफ़ी है, कितना आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, इमरजेंसी फंड के बिना आपका काम चलेगा। एक बड़े वॉलेटाइल करियर में आप हैं, तो वहाँ पे इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कितना, और ये इन चीज़ों का अंदाज़ नहीं लगाया जा सकता था इसके पहले, और शायद इसकी पूरी तैयारी भी नहीं हो सकती है। लेकिन इससे तो सबक यही मिलता है कि आप अनहोनी के बारे में तैयारी भी हो सकता है, और दूसरा कि बड़े कम समय में भी हम अटकलें नहीं लगा सकते हैं और हम गलत होते हैं। गेस वर्क नहीं कीजिए और अपनी तैयारी रखिए। राधिका, आप कई बार कई मिस्टेक्स पॉइंट आउट करती हैं। क्या वो मिस्टेक है जो आप देखती हैं कि लोग करते हैं अपने पैसों के साथ? एक तो आपने बोला कि कंपेयर करना, कि रैट रेस की तरह, मतलब अपने खुशी में नहीं बल्कि दूसरे की खुशी में हम ज्यादा दुख 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 मनाने लगते हैं। एक ये गलती बहुत बार होती है जो आप कई बार पॉइंट आउट कर चुकी हैं, और आप मिस्टेक्स की बहुत अच्छी अच्छी ट्वीट्स भी करती हैं। तो कुछ मिस्टेक्स बताइए जो आपको लगता है लोग करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तो देखिए, मिस्टेक्स की तो बहुत बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। मैंने भी की हैं बहुत गलतियां, बट आई थिंक इस मार्केट में एंड क्या हुआ है कि कोविड को तो आपने जिक्र किया, लेकिन 2020 तो लगता है लोगों ने बहुत पहले छोड़ दिया है। दे फॉरगॉटन कि कभी एक टाइम भी था जहां मार्केट 30% गिरा है। आई थिंक फोमो एक बहुत पावरफुल फोर्स है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक आज के दौर में मैं देख रही हूँ बहुत पावरफुल फोर्स है। आप सुन रहे हैं कि किसी ने कुछ किया, किसी आईपीओ में पैसे लगाए और बहुत सारा पैसा कमाए, तो आपको लगता है शायद मैं तो नहीं मिस आउट कर रहा। किसी ने क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाए, और ये रूट होता है बहुत सारी गलतियों का, विच इज वाई आई से कि सबसे बड़ी फाइनेंस की लर्निंग ये है कि पर्सनल फाइनेंस आपका खुद का है। जैसे धीरेन्द्र ने कहा, आप एक वॉलेटाइल प्रोफेशन में हैं या सरकारी नौकरी में हैं, तो आपके हालात और आपकी ज़रूरतें बहुत अलग होंगी। तो जैसे हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी है, आई थिंक फाइनेंशियल पर्सनैलिटी भी अलग है। तो आई थिंक फोमो एक बहुत पावरफुल फोर्स है। दूसरी बात मैं लोगों से कहूँगी, और खासकर म्यूचुअल फंड जहाँ तक वो है, म्यूचुअल फंड क्षेत्र, कि ये जो एंकरिंग जैसे कहते हैं कि पिछले 1 साल में क्या हुआ, पिछले 2 साल में क्या हुआ, खासकर पिछले 1 साल में क्या हुआ, इसको देख के आगे की पूरी दुनिया प्रिडिक्ट करना, ये बहुत डेंजरस बात है। आई थिंक द सिंगल मोस्ट अब्यूज्ड एंड वर्स्ट यूज स्टैटिस्टिक म्यूचुअल फंड क्षेत्र में वो है कि लास्ट 1 ईयर रिटर्न क्या है। लास्ट 1 ईयर रिटर्न आपको आगे के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताता। एक तो आपको आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, दूसरा अगर आपको कोई मेथडोलॉजी चाहिए उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 1 ईयर रिटर्न कोई बहुत अच्छा काम नहीं करने वाला। तो जस्ट बिकॉज आपका कोई इंटरनेशनल फंड आपको लग रहा है 80% मिल गया, आपको अगले साल 80% नहीं मिलने वाला।
आप अपनी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस अगर मध्यम रखेंगे, कम रखेंगे, तो आपकी पर्सनल फाइनेंस जर्नी मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी रहेगी। एटलीस्ट माय एक्सपीरियंस सजेस्ट कि जो ज़्यादातर एंग्जाइटी होती है ना पर्सनल फाइनेंस में, वो एक्सपेक्टेशंस मिसमैच से होती है। मुझे लगा था यार इतना मिलेगा, मैंने सुना था इतना मिलेगा, लेकिन उतना मिला नहीं। तो आई थिंक थोड़ा फोमो को कंट्रोल करिए, ये करिए, आई थिंक अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। एंड तीसरा, इस टाइम पे नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज वेरी गुड एट सेलिंग प्रोडक्ट्स, एंड आई एम अ मेंबर ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हमारा काम है। लेकिन आप वो खरीदिए जो आपके लिए सही है और जो आपको समझ आता है। जस्ट बिकॉज शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, एक नई मूवी चली है, डजंट मीन आपको उसे देखने की जरूरत है। यानी एक आपको, नया एनएफओ आते ही आप सीधा लाइन हाँ, मत लगा आप लीजिए। सडनली कूदे नहीं, जस्ट बिकॉज इक्विटी मार्केट में 20,000 करोड़ पैसे आ गए, एक नया एनएफओ आ गया, आपके लिए सही है क्या? आई मीन ऐसे तो रोज खाने लॉन्च होते हैं, आप हर चीज खाते हैं क्या? डाइट तो उतना ही ले सकती है ना। तो ये खुद के लिए क्या सही है, ये प्लीज सोचिए। सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। धीरेन्द्र जी, ये बताइए, मार्केट जिस तरह से भाग रहा है, आपने कह दिया कि गेस नहीं करना है, प्रिडिक्ट नहीं करना है, पर हाउ कुड आई नॉट आस्क यू कि अभी आप निवेशक को क्या करने के लिए दे रहे हैं? धीरेन्द्र जी की सलाह क्या होगी एक निवेशक को? क्योंकि आपसे पर्सनलाइज अगर कोई एक चाहता है एडवाइस, तो मुझे लगता है वो सुनना चाहेगा कि आप अभी के मार्केट में क्या करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, 2-3 तरीके की सलाह है अलग-अलग लोगों के लिए, और जैसा कि राधिका ने बताया कि आपका कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से डिसाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप रिटायर करने वाले हैं तो लोगों को बताया जाता है कि आपको इक्विटी से निकल जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी आप बाज़ार को गेस करके अगर अपनी रणनीति बना रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है लोगों को एक बहुत ही साधारण चीज़ करना चाहिए कि पहले देखें कि आप बचाते कितना है और उसको ज़रूर लगाएँ। किस चीज़ में लगाएँ, ये निर्भर करता है कि आप किस लेवल पे। 2 चीज़ लोगों के लिए बहुत ही आप चाहे किसी भी स्टेज में हो, 2 चीज़ ही निर्धारित करता है कि आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस क्या है? अगर आप पहली बार लगा रहे हैं और ये पिछले साल के 30-35% या कुछ फंड 40-50-45% गिरे थे, तो आपको कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ पे आपका भरोसा टूट जाएगा बहुत जल्दी। और तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को, शुरुआती निवेशक, अगर वो आपको एक्सपीरियंस नहीं है और वो पैसा बहुत क्रिटिकल है, तो आपको कंज़र्वेटिव तरीके से किस लंबे समय का पैसा भी आपको कंज़र्वेटिवली लगाना चाहिए। कम समय का पैसा कभी भी इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका पैसा भारी इकट्ठा हो चुका है और आप रिटायर करने वाले हैं 2-4 साल में और आपने पहले कभी एसेट एलोकेशन फॉलो नहीं किया आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग बाइनरी तरीके से सोचते हैं, इक्विटी में लगा रहे हैं, डेट में लगा रहे हैं, या कई बार पूरी तरह इक्विटी से निकल के डेट में लगा रहे हैं। वो उचित नहीं है। एक एलोकेशन का निर्धारण कीजिए और उसको फॉलो कीजिए और उसको हर साल रीबैलेंस कीजिए, और जब कभी भी वो 10% से ऊपर नीचे हो जाए तो ज़रूर दोबारा रीबैलेंस कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो ना तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, ना आपको बहुत बड़ा अफ़सोस होगा कि ये आप इक्विटी से पूरी तरह बाहर हैं, या आप का पूरा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है और बाज़ार गिर गया है। अगर आप ये प्लान नहीं करते हैं, तब मुझे लगता है कि आपके लिए ये बाज़ार एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर है। बिना किसी प्लान के ये आपके लिए बड़ी अनिश्चितता क्रिएट करेगा, और आम तौर पे हम कॉन्फ़िगर्ड हैं, इस तरह से हम वायर्ड हैं कि या तो हम बहुत डरे रहेंगे अनुचित समय पे, या हम बहुत लालची हो जाएँगे अनुचित समय पे, और दोनों का ही नुकसान होगा। हम गलत समय पे पैसा लगाएँगे, गलत समय पे पैसा निकालेंगे, और हमेशा, और ये ट्रांसलेट हो जाता है बाय हाई सेल लो में, और ये बार-बार देखा गया है। पिछले 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, और इसमें कोई नई बात नहीं है। लोग आते हैं, बाज़ार जब आसानी से चल रहा होता है, आसानी से पैसा बन रहा होता है, बड़ी निश्चिंतता से लगाते हैं, और जब पूरी तरह गिर जाता है, धराशायी हो जाता है, लोग निकाल लेते हैं और अपना पैसा और फिर दोबारा बाज़ार में मुड़ कर के कभी नहीं आते हैं अगले 5-10 साल के लिए। तो ये शुरुआती एक्सपीरियंस आपका डिसअपॉइंटिंग नहीं हो, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन धीरेन्द्र जी, मैं ये पूछूंगी कि ये जो ज़ेन मोड, मैं राधिका से भी पूछ रही हूँ, ये ज़ेन मोड में एक निवेशक कैसे रह सकता है? क्योंकि अगर वो नया है, वो नहीं समझ रहा है, तो उसको ज़ेन मोड में रहे कि भाई ऊपर नीचे जा रहा है, आप अपना एसेट एलोकेशन आप फॉलो कीजिए, आप अपने लक्ष्य को देखिए। इस ज़ेन मोड को अचीव करने के लिए धीरेन्द्र कुमार का मंत्र क्या होगा? फिर राधिका आपके पास भी यही सवाल लेकर आऊंगी। पहले धीरेन्द्र जी का मैं मंत्र ले लूं, ज़ेन मोड कैसे अचीव करें? 2 तरह से इसको अचीव किया जाता है।
किया जा सकता है। मुझे लगता है दो काम अगर कोई करे, एक तो कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आता है बाज़ार में आसानी से पैसा बनाना, थोड़ा स्पेकुलेट करना, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। महाभारत भी इसी वजह से हुआ था। तो एक 50,000 लाख रुपए कोई एक ऐसा एलोकेशन कीजिए जो कि आपका फन एलोकेशन हो। उससे आप खूब काम कीजिए, खूब मज़े कीजिए। अगर वो डूब गया तो अफ़सोस मत कीजिए। अगर वो बहुत बढ़ गया तो तुरंत पैसा निकाल के हॉलिडे पे चले जाइए। लेकिन उससे आपका ओवरऑल प्लान आपका डिरेल नहीं होगा। अपने पूरे पैसे से क्योंकि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सेविंग इन्वेस्टमेंट ये आपके लिए ये कोई गेम नहीं है। इस पे आपके भविष्य की बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और आपको इसकी गंभीरता समझनी चाहिए कि हम लोग जो लॉन्जेविटी बढ़ा है, हम ज़्यादा दिन जीवित रहेंगे। अगर ये लोग 75 साल तक आराम से आसानी से जीवित रहते थे, अब 90 साल अगर हो गया है, तो आपका पोस्ट वर्क जो लाइफ है वो दुगना हो गया है। क्या आपके पास इतनी बचत होगी कि आपके रहते हुए ये बचत खत्म ना हो? तो इसके बारे में थोड़ा गौर करें। तो जो मैं कह रहा था कि 2 चीज़ का आपको ख़्याल करना चाहिए। एक तो ये कि फन एलोकेशन रखिए, क्योंकि ये हमारा टेम्पटेशन है, या हम इसको रेज़िस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपका पूरा प्लान डिरेल नहीं होगा। दूसरा चीज़ कि आप एक चीज़ समझिए कि आप कुछ भी गेस नहीं कर सकते। तो उसको कंट्रोल कीजिए जो कि आपके कंट्रोल में है। जो अनकंट्रोलेबल है उस पे आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? क्योंकि ना हम बाज़ार के बारे में जानते हैं, ना विदेशी बाज़ार के बारे में जानते हैं, ना विदेशी निवेशक कैसे पैसा लगाएगा। हमारे हाथ में 2-3 चीज़ है। लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगाएँ, डाइवर्सिफ़ाई करें, और तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि रोज़-रोज़ बाज़ार मत देखिए। क्योंकि जब ये भारी उतार-चढ़ाव होता है तो हम देखते हैं और ये एंग्ज़ायटी क्रिएट होता है। थोड़ा बचिए, अपने काम में मन लगाइए, इससे डिस्ट्रैक्ट होइए, क्योंकि ये आम तौर पे आपको एक बड़े प्लान से डिस्ट्रैक्ट करता है। राइट, सो डोंट वॉच मार्केट टू क्लोजली। बहुत ही क्लीशे है, लेकिन हाँ, वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, क्योंकि मैंने वॉरेन बफेट के कोट्स पर अभी एक शो किया है। राधिका, बैलेंस कैसे किया जाए? मन तो भटकेगा। आपका क्या मंत्र है कि आपका मन ना भटके ज्यादा? आई थिंक पहले तो ये सोचिए कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं। आप किसी वजह से निवेश कर रहे हैं। कोई गोल होगा, कुछ तो होगा, किसी वजह से निवेश कर रहे हैं। सिर्फ बैंक अकाउंट या कोई खेल तो है नहीं। एंड आई थिंक अपने गोल्स पे बहुत फोकस्ड रहिए। आम तौर से हम पढ़ाई भी क्यों करते हैं, पढ़ाई पे भी क्यों फोकस्ड रहते हैं? कोई गोल होता है, कुछ आगे होता है, तो अपने जो गोल्स हैं उन पे फोकस्ड रहिए। उससे ना आपको थोड़ा सा फिर ये न्यूज़ फ्लो कंट्रोल करने में आसानी होगी। जैसे मैंने आज ट्वीट किया था कि आम तौर से ये मंथली म्यूचुअल फंड के कलेक्शंस आते हैं। अब बहरहाल अभी जो कलेक्शंस आए हैं वो लाइफ टाइम हाई हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में आई है इससे आपका क्या ताल्लुक है? अभी आपको इंटरेस्ट है कि कॉलगेट कितना बिका हिंदुस्तान में जून के मंथ में, उससे आपका कॉलगेट का कंजम्पशन कुछ अफेक्ट होगा? ये किसी कॉलगेट कंपनी को इंटरेस्ट है, शायद उनके डिस्ट्रीब्यूटर को इंटरेस्ट है। आपको एज अ कंज्यूमर ऑफ कॉलगेट इस इंफॉर्मेशन में क्या इंटरेस्ट है? तो उस इंफॉर्मेशन पे कॉन्सेंट्रेट करिए जो आपके लिए रेलेवेंट है, आपके गोल्स हैं, आपके रिस्क। और ज्यादातर जो मार्केट में इंफॉर्मेशन आती है वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। दूसरा, एंड आई थिंक थोड़ा सा सिमिलर टू व्हाट धीरेन्द्र जी सेड, मैं खासकर यंग निवेशकों को कहती हूँ कि एक 80-20 प्रिंसिपल पे ऑपरेट करिए। आप इसे 80-10-20 के लीजिए या 90-10। 80 या 90% ऑफ योर मनी वो रिस्पॉन्सिबली मैनेज करिए। वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए है। उसमें नो गोल्स, रिस्क एपेटाइट, एसेट एलोकेशन, ये सब सीक्रेट बातें होनी चाहिए। 10% पैसे के साथ अगर आप स्पेक्यूलेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इंसान ऐसा है कि वो एक ह्यूमन है। ये नेचुरल टेंडेंसीज हैं। आप ट्विटर पे कुछ पढ़ते हैं, आप व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ते हैं, आपके दोस्त कुछ कहते हैं, लेकिन अगर आप उसे अपनी लाइफ की 10% रखें तो देन इट विल बी इजी। 90% ऑफ माई मनी इज मैनेज्ड वेरी रिस्पॉन्सिबली। चलो 10% में मुझे जो करना है मैं कर लूंगा, उसके बेसिस पे मैं शो ऑफ कर लूंगा, उसको कॉल इट माई स्पेक्यूलेटिव पोर्टफोलियो। आई थिंक ये 2 चीजें आप करेंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी एक बैलेंस मेंटेन करने में। राइट, तो एक फन एलोकेशन जो है वो भी बहुत जरूरी है। मतलब आप सीरियस गोल्स के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कीजिए, लेकिन एक फन एलोकेशन रखिए और इसी तरह प्लान करते रहिए। पैसों की बढ़िया प्लानिंग कीजिए, फोमो के चक्कर में नहीं पड़िए। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र, राधिका, आप दोनों ने वक्त निकाला। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच कि आप जुड़े मनी 9 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय बाय।
इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो क्या करना है आपको? मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। थैंक यू सो मच और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।